हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है डिपार्टमेंटेशन। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसे मैंने ढेर सारी एग्जाम्पल्स के साथ आपके लिए बनाया है। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो और आप सारे पॉइंट्स की कंप्लीट क्लैरिटी ले लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीनिंग कि डिपार्टमेंटेशन का मतलब क्या है। देखिए, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की होती है तो काम बढ़ता जाता है, तो हमें काम को यूनिट्स में डिवाइड करना पड़ता है, यूनिट्स को सब यूनिट्स में डिवाइड करना पड़ता है। इसका मतलब जो एक जैसी एक्टिविटीज हैं उनका ग्रुप बना दिया जाता है और उसको बोला जाता है डिपार्टमेंट। यानी एक डिपार्टमेंट में सेम टाइप का काम किया जाता है और हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड होता है जिसे बोला जाता है डिपार्टमेंटल मैनेजर। उसका काम होता है अपने डिपार्टमेंट को कंट्रोल करना ताकि उसका जो डिपार्टमेंट है वो अच्छे रिजल्ट्स दे सके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अब हम एक डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशंस मैंने यहाँ पर ली है थियो हेमन की। देखिए, डिपार्टमेंटेशन इज द प्रोसेस। यहाँ से समझ आया कि ये एक प्रोसेस है जिसमें कई सारे काम हमें स्टेप्स में करने पड़ेंगे। इस प्रोसेस के अंदर हमें ग्रुपिंग्स करनी पड़ेंगी अलग अलग एक्टिविटीज की और सेम एक्टिविटीज के अलग अलग यूनिट्स बना दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि परफॉर्मेंस अच्छी हो सके ताकि हर एक इंसान को पता हो कि मेरा काम क्या है, मेरी एक्टिविटीज कौन सी हैं जो मैंने परफॉर्म करनी है। डिपार्टमेंटेशन के प्रोसेस में 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क। जितने भी इम्पोर्टेंट काम हैं पहले उनकी लिस्ट बना लेनी है। फिर हर एक लिस्ट को डिटेल में आगे समझना है, यानी काम का एनालिसिस करना है कि एक काम के अंदर कितने छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे कि वो पूरा हो जाए। तीसरे स्टेप के अंदर हमें सारे फंक्शंस जो हैं वो देखने पड़ेंगे और जैसे मैंने बताया सिमिलर फंक्शंस के जो ग्रुप हैं वो बना दिए जाएंगे। फोर्थ पॉइंट कहता है कि अब हमने फिक्स करनी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिपार्टमेंटल हेड जो है उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी। जितना स्टाफ उसको चाहिए अपने काम को करने के लिए उस स्टाफ को अपॉइंट करेगी टॉप मैनेजमेंट। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप के अंदर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डिपार्टमेंटल हेड के ऊपर डाली गई है उसे अच्छे से बता दिया जाएगा और उसे कह दिया जाएगा कि आप किस किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। सो दीज आर द 5 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डिपार्टमेंटेशन। अब देखो, जो डिपार्टमेंटेशन है उसे करने के कई सारे तरीके हैं, तो मैंने अपनी वीडियो में आपके साथ 7 तरीकों को डिस्कस किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। टाइप 1 के अंदर है फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन, जहां पर हम अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन के बेसिस पर डिवाइड करेंगे। मतलब जो एक जैसी एक्टिविटीज हैं उन्हें ग्रुप करके एक फंक्शन बना दिया और इसमें क्या होगा कि एक फंक्शन के अंदर कई सारे काम जो हैं वो करने पड़ेंगे। उसे बोला जाता है सब डिपार्टमेंट्स। यानी फंक्शन हो गया मेन डिपार्टमेंट, उसके अंदर जो काम आप कर रहे हो वो हो गए सब डिपार्टमेंट। इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ही प्रोड्यूस कर पाएगी क्योंकि ढेर सारे फंक्शंस होंगे और हर एक डिपार्टमेंट के अंदर कई सारे काम की रेपिटेशन की जाएगी। ये है फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन का चार्ट। ध्यान से देखिए, टॉप पर है चेयरमैन, उसके बाद है मैनेजिंग डायरेक्टर, नीचे सारे हैं फंक्शनल हेड्स जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, पर्सनेल मतलब ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग का और फाइनेंस का। तो ये अलग अलग फंक्शंस हैं जिसे हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिया और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हर एक डिपार्टमेंट का एक डिपार्टमेंटल हेड हमने अपॉइंट कर दिया। अब समझ लेते हैं कि सब डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं। देखो, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसके अंदर सब डिपार्टमेंट होंगे परचेज का, जहां पर कैसा माल खरीदना है वो डिसाइड किया जाएगा। प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन कब स्टार्ट करनी है, प्रोडक्शन में वेस्टेज ना हो उसे कंट्रोल कैसे करना है और मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से की जाएगी, ये इसके अंदर 3 सब डिपार्टमेंट हो गए। फिर पर्सनेल है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स, इसके अंदर कौन से सब डिपार्टमेंट होंगे, लोगों को रिक्रूट कैसे करना है, सिलेक्ट, ट्रेनिंग कैसे देनी है,
उन्हें किस जॉब पर प्लेस करना है, किसको कब प्रमोशन देना है। तो इस तरीके से एक फंक्शनल डिपार्टमेंट होता है और उसके अंडर कई सारे सब डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब आ जाती है टाइप 2, प्रोडक्ट वाइज डिपार्टमेंटेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन जो कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है, उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट के हिसाब से बांटना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब भी किसी प्रोडक्ट के अंदर कोई चेंज लाना है तो वो तेजी से लाया जा सकता है, क्योंकि उस प्रोडक्ट का अपना एक अलग से डिपार्टमेंट होगा। यहाँ पर अगर आप एक इमेज देख रहे हैं तो यू कैन सी कि ये मैंने एक कंपनी की एग्जांपल ली है जो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है, यानी वो फ्रिज भी बनाती है, टीवी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, सब कुछ बनाती है, एसी। तो वो हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बना देगी जहां पर सिर्फ उस प्रोडक्ट के रिलेटेड ही डिसीजंस लिए जाएंगे। इस तरीके से आप मार्केट के चेंजेस के साथ अच्छे से कोप अप कर पाओगे। ये है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कैसे होगा देखिए। सबसे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर है। ये एग्जाम्पल है एक ऑटोमोबाइल कंपनी की जो 3 तरह के प्रोडक्ट बनाती है। एक है 2 व्हीलर, एक है 4 व्हीलर और एक है हैवी मोटर्स। इसके अंदर देखो ध्यान से, काम वही है, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट अलग चला गया। और डिपार्टमेंट कैसे बना? प्रोडक्ट के हिसाब से। इसीलिए इसका नाम जो है वो प्रोडक्ट वाइज डिपार्टमेंटेशन रखा गया है, क्योंकि प्रोडक्ट के हिसाब से ही सारे फंक्शंस को डिवाइड कर दिया गया है। अब आ जाती है टाइप 3, दैट इज ज्योग्राफिकल। ज्योग्राफिकल मतलब वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनका काम का जो स्कोप है वो बढ़ चुका है, यानी वो एक ही शहर तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ तो पूरा नेशनल लेवल पर चला गया। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो पूरे इंडिया में उनका माल जाता है। या इंटरनेशनल, कंपनी और बड़ी हो गई, फॉरेन कंट्रीज में भी उनका जो सामान है वो जाने लग गया है। तो यहाँ पर आपका बेस हो जाएगा टेरिटरी, मतलब जिस जगह आपका माल जा रहा है उसके हिसाब से आप सारी ऑर्गेनाइजेशन को बांट दोगे। चलिए इसकी भी एग्जांपल देखते हैं अगली स्लाइड में। देखो यहाँ पर मैंने एग्जांपल ली है कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर है जिसके अंदर 4 जोन्स हैं जिसमें कंपनी काम करती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। हर एक जोन के अंदर अलग से डिपार्टमेंट्स हैं। यू कैन सी ईस्ट जोन में भी प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग और रिसर्च है, वेस्ट में भी ये सारे हैं। तो इसी तरीके से जो फंक्शंस हैं वो आपने जोन वाइज डिवाइड कर दिए, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत बढ़ चुका है। तो एक जोन के अंदर ही आपको वो सारे फंक्शंस जो हैं करने पड़ेंगे। तो 4 जोन्स हैं, 4 हिस्सों में ऑर्गेनाइजेशन को बांट दिया गया है। देन कम्स कस्टमर वाइज डिपार्टमेंटेशन। यहाँ पर फोकस क्या है? कस्टमर, यानी आपने कस्टमर के हिसाब से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बांटना है, जो तरह तरह के अलग तरह के कस्टमर्स हैं। चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ली है एक बैंक की, जिसमें बैंक को कस्टमर्स के हिसाब से डिवाइड किया गया है। देखो 4 जनरल मैनेजर हैं। पहला जनरल मैनेजर देखता है सिर्फ इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स, यानी अगर उनके पास मान लो किसी कॉलेज का अकाउंट है तो कॉलेज के सारे लोगों के अकाउंट वो देखेगा। पूरे इंस्टीट्यूशन का, जो उसके पास किसी कंपनी का है तो पूरी कंपनी का अकाउंट वो देखेगा। बड़े ये बिग अकाउंट्स होते हैं। दूसरा जनरल मैनेजर देखता है ऑर्गेनाइजेशंस जो सरकारी हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के काम को मैनेज करता है। तीसरी जनरल मैनेजर जो है वो देखती है इंडिविजुअल कस्टमर्स को, जैसे कस्टमर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ऐसे इंडिविजुअल को। चौथे जनरल मैनेजर जो है, जो उनके पास फॉरेन कस्टमर्स के अकाउंट है, उनको हैंडल करते हैं। तो पूरे जनरल मैनेजर्स का काम जो है वो अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स डिवाइड कर दिया गया है। ये भी कस्टमर वाइज ही है, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है। यहाँ पर भी सेल्स 3 हिस्सों में देखी है। देखो रिटेल कस्टमर्स, सरकारी कंपनियां या इंडस्ट्री को। तो सारे फंक्शंस हैं, लेकिन बेस क्या है? टाइप ऑफ कस्टमर। अब आ जाता है टाइप 5, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो डिपार्टमेंट बनाने का बेस है वो है प्रोसेस या इक्विपमेंट। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनीज होती हैं वहाँ पर फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए कई सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, प्रोसेस हो सकते हैं मशीन शॉप, फाउंड्री, फाइनल असेंबली लाइन, इंजन असेंबली, या कई सारे हो सकते हैं इसके अंदर। ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, हर इंडस्ट्री के अलग अलग होते हैं। इक्विपमेंट भी अलग होते हैं, जैसे आपने सुने होंगे वेल्डिंग होती है, ड्रिलिंग होती है, तो कई सारे इक्विपमेंट होते हैं। तो इस बेस पर
सारी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ देखिए सबसे पहले चेयरमैन है, फिर जनरल मैनेजर है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के। आगे वो 4 प्रोसेस को मैनेज कर रहे हैं, जैसे स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड पैकिंग। तो यहाँ पर जो मेन बेस है वो है प्रोसेस, उस हिसाब से सारी ऑर्गेनाइजेशन को बांटा जाएगा। टाइप 6 है टास्क और प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करने का बेस है प्रोजेक्ट्स। इसमें क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो लोग हैं जिनके पास अलग अलग स्किल्स हैं, उन्हें मिला के एक टीम तैयार कर दी जाती है, जिसे बोला जाता है टास्क फोर्स। वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है। तो जब वो प्रोजेक्ट बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो सब लोग अपने अपने डिपार्टमेंट में वापस चले जाते हैं। मतलब ये जो ग्रुप है टेम्परेरी नेचर का होगा, एक प्रोजेक्ट के लिए बनाया जाएगा। जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो लोग उस ग्रुप को छोड़ के दोबारा अपने अपने डिपार्टमेंट में चले जाएंगे। ये एक मॉडर्न टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का डिपार्टमेंट है। देखिए ये है उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, 4 प्रोजेक्ट्स, हर डिपार्टमेंट के लिए आगे फंक्शंस। सो इस तरीके से प्रोजेक्ट के बेस पर भी ऑर्गेनाइजेशन को बांटा जा सकता है। टाइप 6 कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट का मतलब क्या होता है, टोटल। यानी जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी भी एक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर रिलाय नहीं कर सकती, तो 2 या 3 तरह के वो डिपार्टमेंटेशन के मेथड को फॉलो करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बना लेती हैं। तो यहाँ पर मान लो कि टॉप पर तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, लेकिन जब मिडल और लोअर लेवल तक पहुंचे तो हो सकता है प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट के आगे फिर से टेरिटरीज भी कर ली जाएं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत बड़ी है तो उसे कई सारे मेथड्स को फॉलो करना पड़ सकता है। नाउ कम्स इम्पोर्टेंस ऑफ डिपार्टमेंटेशन, कि करनी क्यों है डिपार्टमेंटेशन, फायदे क्या हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। डिपार्टमेंटेशन का सबसे पहला फायदा है स्पेशलाइजेशन। इसकी मदद से हर एक ऑर्गेनाइजेशन के इंसान को अपनी एक्सपर्टीज पता लग जाएगी कि वो किस काम में बेहतर है, और वो जिस काम में बेहतर है उसे उसी डिपार्टमेंट के अंदर जॉब दी जाएगी। इस तरीके से एम्प्लॉय का भी फायदा है, ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा है। एक्सपेंशन, ये मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, कंपनी बढ़ती है, काम बढ़ता है, तो हमें काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ते हैं ताकि काम अच्छे से हो सके, और उसके अंदर अगर गलती हो तो वो पकड़ी जाए। तो तरक्की करने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स बनाने ही पड़ेंगे। तीसरा फायदा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गई, उसे पता है मेरे गोल्स क्या हैं, क्या डेडलाइंस हैं जिसके अंदर अंदर मैंने काम करना है। सो ये एक बहुत बड़ा फायदा है डिपार्टमेंटेशन का। पॉइंट 4 अप्रेजल। अब जब गोल्स फिक्स हो गए, डेडलाइंस का पता लग गया, तो जो काम सही होगा उसका भी पता लगेगा, जो काम गलत होगा उसका भी पता लगेगा। यानी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का अच्छे से अप्रेजल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू जो उसको काम दिया गया है। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, एक डिपार्टमेंट में, तो आपके स्किल्स, कैपेबिलिटी और आपका टैलेंट निखर के बाहर आता है। साथ के साथ जब आप बहुत काम सीख जाते हैं तो आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। इमेज में देखिए सब एक दूसरे को गाइडेंस दे रहे हैं, जिससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एम्प्लॉय की ग्रोथ हो जाती है। डिपार्टमेंटेशन का 6th फायदा है कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल। आपस में कम्युनिकेशन चैनल्स खुल जाते हैं, लोग क्लैरिटी से बात कर पाते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, ताकि जब भी कोई डेविएशन यानी कमी रह जाए या स्टैंडर्ड से हम चूक जाएं, साथ के साथ उसका करेक्टिव एक्शन लेके उसे सही कर दिया जाता है। तो कम्युनिकेशन भी बढ़िया और कंट्रोल भी बढ़िया हो जाता है। अगला फायदा है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है फ्रीडम। ऑर्गेनाइजेशन में अगर डिपार्टमेंट्स बने हैं तो सबके पास फ्रीडम है, सब इंडिपेंडेंटली अपना काम कर पाएंगे, अपने स्किल्स दिखा पाएंगे, अपनी काबिलियत दिखा पाएंगे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज अच्छे से यूज होंगे और एम्प्लॉय भी अपने करियर में आगे बढ़ता जाएगा। इसके साथ ही हमारा डिपार्टमेंटेशन का टॉपिक कंप्लीट हुआ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो मेरा आप आगे भी वीडियोस देखते रहें ताकि हम आपस में जुड़े रहें और आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। सो स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच।